नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है कि सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी आखिर एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर सकती है। आज हम भारतीय इतिहास के उसी निर्णायक मोड़ को समझने जा रहे हैं जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, प्लासी का युद्ध। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये वो घटना थी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली ईंट रखी। तो यही है वो बड़ा सवाल। व्यापारियों का एक गुट जिनका मकसद आप समझिए सिर्फ पैसा कमाना था, वो आखिरकार इतने बड़े देश के शासक कैसे बन गए। इसी सवाल का जवाब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के उस सफर की कहानी बताता है जहां व्यापार का इरादा कब सत्ता की महत्वाकांक्षा में बदल गया, पता ही नहीं चला। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। इस पूरी कहानी को बेहतर समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी व्यापार से सत्ता तक कैसे पहुंची, फिर बात करेंगे बंगाल की कि वो टकराव का केंद्र क्यों बना। इसके बाद उस साजिश की परतों को खोलेंगे जो पर्दे के पीछे रची गई। फिर देखेंगे कि असल में लड़ाई के दिन हुआ क्या था, और आखिर में इसके जो दूरगामी असर हुए उन पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, साल 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उसका मकसद साफ था, भारत के साथ मसालों और कपड़ों का व्यापार करना। लेकिन अगले 150 सालों में उनकी नीयत बदल गई। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, उनकी नजरें इस जमीन पर थीं। और देखिए इस लड़ाई का महत्व कितना बड़ा है, ये एनसीईआरटी का विश्लेषण साफ बताता है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत की। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, बल्कि ये सत्ता के एक ऐसे ट्रांसफर की नींव थी जिसकी गूंज अगले 200 सालों तक सुनाई देनी थी। मतलब फोर्ट विलियम और बॉम्बे कैसल जैसी जगहों से शुरू होकर कंपनी ने धीरे धीरे, आप कह सकते हैं, अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो अब सिर्फ सामान खरीद बेच नहीं रहे थे, वो अपनी सेनाएं बना रहे थे, अपनी टकसाल में सिक्के ढाल रहे थे और भारतीय राजनीति में सीधे सीधे दखल देने लगे थे। उनका लक्ष्य अब कॉमर्स से कॉन्क्वेस्ट बन चुका था। अब कहानी का फोकस लाते हैं बंगाल पर। सोचिए, उस वक्त मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ सूबा, जहां से टेक्सटाइल, मसाले और दूसरी चीजों का जबरदस्त व्यापार होता था। और यहीं 1756 में एक युवा और जोशीले नवाब सिराज-उद-दौला ने सत्ता संभाली। बस यहीं से टकराव की जमीन तैयार होनी शुरू हो गई। ये हैं सिराज-उद-दौला, उम्र महज 21 साल, अपने नाना अली वर्दी खान के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठे। वो अंग्रेजों के बढ़ते हुए दखल और उनके रवैये के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने साफ साफ कंपनी को चेतावनी दी कि वो अपनी हदों में रहें, लेकिन उनकी चेतावनियों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो ये तनातनी बढ़ी क्यों? इसकी कई वजहें थीं और सब एक एक करके सामने आ रही थीं। पहली, दस्तक का गलत इस्तेमाल। ये एक तरह का टैक्स फ्री ट्रेड पास था जो कंपनी को मिला था, लेकिन कंपनी के अफसर इसे अपने निजी व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। दूसरा, उन्होंने नवाब से पूछे बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। तीसरा, नवाब के एक दुश्मन को अपने यहाँ पनाह दे दी। और आखिर में टैक्स देने से ही मना कर दिया। ये सब एक तरह से नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती थी। इसी तनाव के बीच एक घटना का जिक्र आता है, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। अब अंग्रेजों ने तो ये कहानी फैलाई कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें 123 लोग दम घुटने से मर गए। लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार इसे एक प्रोपेगेंडा मानते हैं। इस घटना का कोई भी दूसरा स्वतंत्र सोर्स नहीं मिलता और माना जाता है कि अंग्रेजों ने इसे जंग का बहाना बनाने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ब्रिटिश रणनीति का असली और कह सकते हैं कि सबसे शातिर चेहरा सामने आता है। ये लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी साजिश से जीती जानी थी। और इस साजिश का मास्टरमाइंड था रॉबर्ट क्लाइव, एक चालाक और बेहद महत्वाकांक्षी अफसर जो ये अच्छी तरह जानता था कि नवाब के दरबार की अंदरूनी कलह का फायदा कैसे उठाना है। और क्लाइव इस खेल में अकेला नहीं था। उसने नवाब के दरबार में ही बैठे कुछ नाराज और लालची लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। सबसे बड़ा नाम मीर जाफर, जो नवाब का सेनापति था। उसे बंगाल की गद्दी का लालच दिया गया। उसके साथ थे जगत सेठ जैसे अमीर बैंकर, राय दुर्लभ जैसा एक और कमांडर और ओमीचंद नाम का एक लालची सौदागर। इन सब ने मिलकर सिराज-उद-दौला की पीठ में छुरा घोंपने का पूरा प्लान बना लिया था। इस साजिश की चालाकी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है ओमीचंद को दिया गया धोखा। ओमीचंद ने इस साजिश पर चुप रहने के लिए नवाब के खजाने में से एक बहुत बड़ी रकम मांगी, तो क्लाइव ने 2 दस्तावेज तैयार करवाए, एक सफेद कागज पर जो असली था और दूसरा लाल कागज पर जो नकली था, जिसमें ओमीचंद को
पैसे देने का वादा लिखा था। जब एडमिरल वॉटसन ने उस नकली दस्तावेज पर साइन करने से मना कर दिया तो क्लाइव ने खुद ही उनके जाली दस्तखत कर दिए। इस तरह ओमी चंद को आखिरी पल तक धोखे में रखा गया। और फिर वो दिन आया 23 जून 1757। प्लासी के मैदान में जो हुआ उसे लड़ाई कहना भी एक तरह से गलत होगा। ये तो एक ऐसी बाजी थी जिसका नतीजा बिसात बिछने से पहले ही लिखा जा चुका था। कागज पर नवाब की 50,000 की फौज के सामने क्लाइव के 3,000 सैनिक कुछ भी नहीं थे। लेकिन क्लाइव का असली हथियार तोप या बंदूकें नहीं बल्कि विश्वासघात था। तो देखिए हुआ क्या। सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दोपहर में जोरदार बारिश हुई। अंग्रेजों ने तो अपने बारूद को ढक लिया, लेकिन नवाब की फौज का बारूद धीककर बेकार हो गया। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जब लड़ाई शुरू हुई तो नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसकी कमान मीर जौफर और राय दुर्लभ के पास थी, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये खुला धोखा था। ये देखते ही नवाब की बाकी फौज का हौसला टूट गया और सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देते हैं। नवाब की तरफ से करीब 500 सैनिक मारे गए और अंग्रेजों के सिर्फ 29। ये कोई जंग नहीं थी, ये तो एक साजिश थी जिसे मैदान पर अंजाम दिया गया था। ये वो जंग थी जो तलवारों से कम और धोखे से ज्यादा जीती गई। मैदान से भागने के बाद सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और फिर मीर जाफर के बेटे मीरन के हुक्म पर उनकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही जैसा कि साजिश में तय हुआ था, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया कठपुतली नवाब बना दिया। अब सत्ता की चाबी पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में थी। प्लासी की लड़ाई का असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहा। इसके जो नतीजे हुए वो इतने गहरे थे कि उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन का भी भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी एक घटना ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वो नींव डाली जो 1947 तक कायम रही। ये स्लाइड देखिए, ये उस बड़े बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। प्लासी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी जो नवाब के अधीन काम करती थी। और प्लासी के बाद क्या बन गई? असली शासक। यहीं से भारत के ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का वो विनाशकारी दौर शुरू हुआ जिसने कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले बंगाल को कंगाल कर दिया। इतिहासकार इस पूरे शोषण को 3 फेजेस या चरणों में बांटते हैं। प्लासी ने पहले चरण की शुरुआत की जिसे वणिकवादी चरण कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था खुली लूट। कंपनी बंगाल के ही पैसे से यहीं का सामान खरीदकर इंग्लैंड भेज रही थी और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसके बाद के चरणों में भारत को कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटिश सामान का बाजार बना दिया गया। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि प्लासी के बाद बंगाल से जो बेशुमार दौलत ब्रिटेन गई, उसी पैसे ने वहां की औद्योगिक क्रांति को फ्यूल दिया, उसे रफ्तार दी। मतलब ब्रिटेन की फैक्ट्रियों का धुआं एक तरह से भारत के खजाने को जलाकर उठा था। तो आखिर में प्लासी की विरासत है क्या? ये सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, ये एक प्रतीक है विश्वासघात का, एक बड़ी साजिश का और भारत में उस औपनिवेशिक राज की क्रूर शुरुआत का जिसने देश को अगले 200 सालों के लिए गुलाम बना दिया। और जाते जाते मैं आपको यूपीएससी मेंस 2014 के इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्लासी से जो आर्थिक शोषण का सिलसिला शुरू हुआ, उसने आज़ादी तक भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जिसका असर आज भी हमारे समाज पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।